पहला झूठ 15 करोड़, दूसरा झूठ 100 करोड़ और तीसरा झूठ भारी पड़ेंगे। पहली बात, वारिस पठान, मैं कहूंगी तुमको कि तुम इतिहास पढ़ो, आज तक एक लड़ाई बता दो जिसमें तुम भारी पड़े। एक कांड किया था हमने नहीं, तुम्ही ने शुरू किया था, हमने कुछ नहीं किया था उसमें, और उसमें लेके आज तक तुम रोते रहते हो, हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया। एक सन आपको याद दिला दो तो अभी तुम्हारे आंसू निकल आते हैं भाई साहब। और मुजफ्फरनगर में आप जब इन दंगा हुआ उस समय तो आपकी सरकार थी, उसके बाद भी आपको समझा दिया गया था कि आप ढंग से रहिए, किसी के साथ आप बदतमीजी नहीं कर सकते, किसी लड़की के साथ आप अभद्रता नहीं कर सकते। और आज फिर आप धमकी देने पे आ गए। और किसके बल पे धमकी दे रहे हैं? आपको लगता है कि वो यहाँ वालों के बल पे धमकी दे रहे हैं? उनको लगता है पाकिस्तान उनके सपोर्ट में आएगा। तो भाई साहब इतिहास उठा के देखो, जब आया है तब पिट के गया है। और अच्छा, इतने बड़े शेर हो और इतने बड़े भारी पड़ोगे तो इजराइल पे भारी क्यों नहीं पड़ते हो? अकेला इजराइल इनके 57 राष्ट्रों की नाक में दम किए है, कुछ नहीं बोल पाते। इतने बड़े भारी पड़ने वाले थे तो बौद्धों ने हथियार लेके भगा दिया म्यांमार से। जाओ ना, जो कीड़ा तक नहीं मारते, अहिंसक बौद्ध अगर हथियार उठा ले इसका मतलब समझो सामने वाला राक्षस है। उन बौद्धों ने इनको मार के भगाया कि नहीं भगाया? और वहाँ पे जाकर अगर इतना दम है तो उनको धमकी क्यों नहीं देते? हमको धमकी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम तब तक इग्नोर करते हैं जब तक लगता है मूर्ख है, भोंक रहा है। हम लोग इन्होंने 15 मिनट का बयान दिया, हमने कुछ नहीं कहा, ठीक है भोंकते रहो। और सबसे बड़ी बात, उसने बयान दिया और क्या कह रहा है कि अभी शेरनिया मैदान में, अभी शेर लोग बोला। हाँ, जिस दिन हम मैदान में आ गए तो भाई साहब आज तक हमारा इतिहास रहा है, हमने कभी युद्ध में महिलाओं को आगे नहीं किया, चाहे वो कोई भी लड़ाई हो, हमने खुद लड़ी, अपने बल पे लड़ी। कभी भी ऐसे नहीं कर दिया महिलाओं तुम आगे जाओ। क्यों? क्योंकि पहले आप देखते थे जब लड़ाई होती थी तो गाय को आगे कर देते थे, क्योंकि हिंदू लोग गाय को नहीं मारते। तो कई युद्ध हम इसलिए हार गए कि गाय आगे हो जाती थी, तो हम लोग कहते थे नहीं गाय को नहीं मारेंगे, जब वो आएंगे तब उनको मारेंगे। तो वही वाली चाल चल रही है, महिलाओं को आगे कर दिया। और अगर महिलाओं को पुलिस ने एक भी डंडा मार दिया तो ये जो है ना, सारे पुलिस से तो वैसे भी खार खाए बैठे रहते हैं, वर्दी तो एक के तो ये ऐसे बिदकते हैं जैसे बिल्कुल मतलब पता नहीं क्या इनको हो जाता है, कहते ना ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और फिर क्या कहेंगे तुरंत, अरे महिला को मार दिया। महिला, भाई साहब जब महिलाएं गलती करने तुम्हारी शेरनी आई है तो शेरनी ही पिटेंगी। और हम वो लोग हैं जो जिनकी भारत माँ शेर की सवारी करती है, तो हमको शेरनिया या शेर की धमकी मत दो। और कौन शेर है और कौन शेरनी है दुनिया जानती है, बताने की। और जो अगर शेर होता है ना उसको बताना नहीं पड़ता मैं शेर हूँ, बोलना नहीं, एहसास नहीं है। अच्छा, जंगल का राजा कभी आपने देखा आके बता रहा हूँ मैं शेर हूँ, ऐसे बताता है क्या? इसका मतलब आप बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब है ही नहीं, यही तो। अच्छा, अमेरिका जब भी जाता है इतनी बेइज्जती से इनकी चेकिंग करते हैं, इतने बड़े तुम शेर हो, उनको कभी कहो भाई साहब इज्जत क्यों उतार रहा है? वहाँ नहीं बोल पाते। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमको लगता है हम इग्नोर कर रहे हैं ना इनको। और अगर हम कुछ कह देंगे तो तुरंत कहेंगे कि आतंकवादी हो गए। तो मैं कहूँगी कि औकात में रहिए। और देश को बांटने का जो आप सपना देख रहे हैं ना, 1947 का भारत के जो स्वर बुलंद थे वही स्वर आज हो गए। मैं आपको कहना चाहूंगी कि कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाएगी। जो देश बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी, जो देश बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली। योगी जी ने बात बोली कि जो मरने के लिए आगे आएगा उसको कैसे बचाया जा सकता है, उन्होंने एक मतलब बयान दिया, ठीक है। वारिस पठान ने भी एक बहुत ही अभद्र और बहुत ही जिसे कहते हैं देश तोड़ने वाला बयान दिया, 15 वाला बयान दिया। 15 से बहुत प्यार है ओवैसी ब्रदर को, ओवैसी जी की पार्टी को। तो क्या कहिएगा विपक्ष? वारिस पठान ने भी नहीं, वारिस पठान ने ही अभद्र बयान दिया। योगी जी ने बिल्कुल ठीक बोला। और योगी, एक बताइए, आप संपत्ति को तोड़ेंगे तो आपसे वसूली करेंगे। जब तुम बार बार धमकी दे रहे हो हम 15 करोड़, भाई साहब आओगे बदतमीजी करने तो मारा तो जाएगा ना। संविधान से चलेगा देश, तुम्हारे शरिया के कानून से नहीं चलेगा, तुम्हारे कहने से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा। एक तरफ तो तुम संविधान बचाने की बात करते हो, यही कर रहे हैं ना। गांधी जी को लेके बैठे हम अहिंसक लोग हैं, इतने बड़े अहिंसक थे, दिल्ली को फूंक दिया। इतने बड़े अहिंसक थे, यूपी में आग क्यों लगा दी, पुलिस तक की गाड़ी को नहीं छोड़ रहे। अहिंसक नहीं हो, योगी बाबा का डंडा चला तो तुम्हारी बुद्धि ठीक हुई है, योगी जी ने एक्शन लिया तो बुद्धि ठीक हुई है। मैं सबसे अनुरोध करूंगी भारत सरकार, जितने लोग, जितनी भी विपक्ष वाले बैठे हैं, सुनो भाई साहब, देश फूक रहे हैं तो संपत्ति हमारी भी जाती है, टैक्स हम भी पे करते हैं, हमारा भी पैसा लगा है और आपका भी पैसा लगा है। विपक्ष वालों, कहीं तो ऐसे हो जाओ जो देश के साथ खड़े हो, कहीं तो ऐसे हो जाओ कि भारत आत्मा को और परमात्मा को मुंह दिखा सको कि जब देश जल रहा था हम अपने देश के साथ खड़े थे, हमने आग नहीं लगने दी। देश जलाओगे तो कल को अगर आप दूसरे के घर को जला के हाथ तापेंगे तो कल को वाग आपके घर में जरूर लगेगी, अवश्य लगेगी। तो विपक्ष वालों, अगर आपको राजनीति करनी है, राजनीति करिए, आप राजनीति करने के लिए बने हैं, लेकिन देश को बांटने वाले लोगों के साथ मत खड़े होइए, क्योंकि ये देश सब कुछ माफ कर सकता है लेकिन देशद्रोह माफ नहीं करेगा। इसी पे कांग्रेस की एक प्रवक्ता थी, लेडी मंत्री थी, उन्होंने बात बोली, वारिस पठान किस मंत्री नहीं है, बस वो एक प्रवक्ता है, जो वो कोई बड़े ओहदे पे नहीं है। लेकिन योगी जी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं,
उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। क्या बोला योगी जी ने? गलत क्या बोला? योगी जी ने कहा क्या पुलिस हटा लो? योगी जी ने बोला इनको क्या बोलते हैं? मोदी जी को बोला चाय वाला है। मोदी जी को इतना गलत बोल रहे हो, रोज उनकी माँ को आप गाली देते हो, रोज आप उनकी माँ को अभद्र करते हो। आप ये बयान योगी जी को समझा रही है कांग्रेस की प्रवक्ता मैडम, आपके लिए विशेष योगी जी को बयान देने और योगी जी को बड़ा उपदेश देने आई हैं। मैडम, भगवा को उपदेश देने से पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए। क्या कहा था उन्होंने? देश के प्रधानमंत्री को, देश का प्रधानमंत्री है, मोदी जी से आपका विरोध हो सकता है, प्रधानमंत्री वो बीजेपी के नहीं है, प्रधानमंत्री वो आरएसएस के नहीं है, प्रधानमंत्री वो हमारे आपके पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और इन्होंने क्या कहा? 6 महीने बाद ये जनता आपको डंडे से मारेगी। तो मैडम, पहले अपने राहुल गांधी को भाषा समझाओ, योगी जी को उपदेश मत दो। योगी जी ऐसों को तो खूब उपदेश देना जानते हैं, आप जैसे कोई ठीक किया उन्होंने अभी तक? एक बच्ची के बारे में क्या कहिएगा? बच्ची, उसके दिमाग पे ऐसा असर किया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद जो हमारे देश में गाली के रूप है, वो उसने जाके मंच पे, और ओवैसी जी वहीं पे खड़े थे, वहाँ पे जाके बयान दिया। ओवैसी जी लगाने लायक नहीं है आप उसके नाम के। हाँ, ओवैसी, क्योंकि जी मतलब हम उसको सभ्यता कह रहे हैं या उसको हम सम्मान दे रहे हैं। ओवैसी वहाँ पे खड़ा था और उस बच्ची ने, और ओवैसी तुरंत आया, नहीं ये बयान मत दो। आप ये बताओ, उस बच्ची ने कहा हाँ, क्योंकि अब वही है ना, डंडा चलेगा। अब तो राष्ट्रगान भी जबरदस्त गा रहे हैं। अरे देखा गया कि माइक उनके सामने था, माइक के पीछे खड़े होके वो इट्स नॉट राइट कह रहे थे। क्या कहिए? अच्छा, उस बच्ची ने नारे लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद। कितना माइंड वॉश ये हमारे देश के लोगों का कर रहे हैं। आप लोग देखिए, मैं सारे भारतवासियों से कहना चाहूंगी, आप ये देखो कैसा माइंड वॉश कर दे रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कौन पाकिस्तान? पाकिस्तान 2 कौड़ी का देश है। हमने जब चाहा उसको तोड़ दिया, हमने चाहा बांग्लादेश बना लिया, उनकी औकात थी वो लड़ पाए। 19 कारगिल में हमने औकात बता के आए, 1971 में हमने औकात बताई, 1947 में कश्मीर छीनने आए थे, हमने औकात बता के भेजा। और वो तो हमारे ही लोग कुछ गलत थे, नहीं तो आज जो ये पीओ के लेके बैठे ना, हम लेके आएंगे, हमारा देश है, वो हमारे देश का हिस्सा है, तब तुम ले गए। और ऐसा आज तक जो तू पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी, उसके आपके बाद का वीडियो सुनी, वो भी मैंने सुना। उसने कहा कि मैं केवल एक चेहरा हूँ, उसका ये बयान है। पूरे देशवासी ध्यान से उसको सुनिए। उसने कहा मैं केवल एक चेहरा हूँ, मेरे पीछे पूरी लॉबी काम करती है, मेरे पीछे पूरा सिस्टम काम करता है, मेरे पीछे मेरे माता पिता, हमारा पूरा संगठन कार्य करता है, वो बताता है कैसे बयान देने हैं, कहाँ बोलना है। वो बच्ची के एक बयान नहीं थे, उसके अंदर का जहर था, केवल उसके अंदर का नहीं। उसने खुद कहा कि ये केवल एक चेहरा नहीं है, मेरे पीछे बहुत मम्मी पापा, पूरा सिस्टम बताता है, पूरा संगठन बताता है। तो कैसे कैसे षड्यंत्र हमारे देश को तोड़ने के लिए चल रहे हैं। अगर हम आज नहीं जगे तो जागने का समय नहीं रह जाएगा। मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगी, जागिए। जो देश तोड़ने वाले लोग हैं ये सड़कों पे हैं, आपको इनका जवाब देने के लिए आना पड़ेगा। नहीं तो कि एक रात में कश्मीरी पंडित लोग, मुझे कहते हैं डर नहीं लगता, कब तक डरेंगे? मैं इनको भी कहना चाहूंगी जो 15 मिनट के हटाने का बयान देते हैं कि इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तुमको ही दिक्कत होने वाली है। तुमने कश्मीरी पंडित एक रात में भगा दिए। मुनव्वर राना शायरी ट्वीट करते हैं क्या, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, आपने देखा ही नहीं आंखों का समंदर होना। तो मुनव्वर राना साहब, आज आपको याद आया आंसू का समंदर होना? जब कश्मीरी पंडित एक रात में उनकी माँ बहनों के साथ गलत करके घर से बाहर कर दिए गए थे, तब आपकी आंखों का आंसू कहाँ चला गया था? जब कैराना में पोस्टर लगाए कि घर खाली करो, तब कहाँ चले गए थे? जब हमको विस्थापित कर दिया जाता है, आज भी कश्मीरी पंडित अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तब आपके आंसू क्यों नहीं बहते? जब हमारे ऊपर अत्याचार होता है, जब दिल्ली में सरेआम डॉक्टर नारंग को मार दिया जाता है, तब आपके आंसू कहाँ चले जाते हैं? जब एक बच्ची रिया, उसने केवल इतना कहा कि मुझे आदिल स्वीकार नहीं है क्योंकि मेरे धर्म का नहीं है, उसको मार दिया जाता है, तब आपके आंसू कहाँ चले जाते हैं? इस देश को बांटने की राजनीति मत करो। इस देश के आपने बहुत टुकड़े कर लिए। अफगानिस्तान दे दिया हमने, पाकिस्तान दे दिया हमने, बांग्लादेश बना के दे दिया हमने। आप ये बताओ ना, मुझे आज तक एक छोटा बच्चा, पहले मुझे यही क्लियर है, मूल में ही भूल है, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि जब कोई चीज बटेगी वो बराबर बटेगी, है ना? बिल्कुल बराबर बटेगी। छोटा बच्चा 5वीं क्लास का होगा, उसको भी पता है। जब देश बटे तो एक तो आपने मुस्लिमों का बना दिया, इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, दूसरा सेक्युलर कैसे रहा? मुझे आज तक ये क्लियर नहीं है भाई साहब। जब एक इस्लामिक राष्ट्र बनाते, दूसरा हिंदू राष्ट्र बनाते, और उसके बाद भी हम तुमसे लड़ नहीं रहे। हम कह रहे हैं प्यार से रहो, क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले लोग हैं, हम तो किसी को परेशान करते ही नहीं। और हिंदू तब तक कट्टर नहीं होता जब तक उसके धर्म पे आँच नहीं आती। मैं बोलने इसलिए आई कि हमारे स्वस्तिक का अपमान करते हैं, मैं बोलने इसलिए आई कि रोज हमको 15 करोड़ भारी पड़ेंगे, फलाना करोड़ भारी पड़ेंगे। वारिस पठान, इतिहास पढ़ो और एक उदाहरण मुझे दिखाओ जब तुम भारी पड़े हो। हम वो लोग हैं, वंशज भारत के हैं, खेल खेल में ही सिंगों के जबड़े को फाड़ देते हैं। तो हम तो वो लोग हैं, हमको धमकी देने की चेष्टा मत करना। हमने इस देश को जिया है, इस भारत माँ को हम जीते हैं। हम धमकी नहीं देते, तुमको भाई समझ के रख रहे थे, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना नाग, इतना जहरीले तुम हो, हमको नहीं पता था। लोग इतने कट्टर नहीं थे। इनको सुन सुन के कितना क्रोध आता है। एक छोटे बच्चे को तुम बताओ, तुझे हम मार पीट के बाहर कर देंगे, तुझ पे हम भारी पड़ेंगे। कब भारी पड़े? तुम रोज धमकी देने आ रहे हो।
पहले इतिहास पढ़ो ढंग से, पढ़ लिख के उसके बाद बात करो। गंवार लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, बस साजिश करनी जानते हैं, देश बांटना जानते हैं, बंटवारे की राजनीति करी है आज तक, उसी की रोटी खा रहे हैं और वही कर रहे हैं। ठीक है, अब शाहीन बाग पे क्या कहिएगा? शाहीन बाग जो पिछले 65-68 दिनों से मुद्दा बना पड़ा है, तीसरी अब जाएगा उनसे बात करने के लिए, तीसरा जो मतलब एक क्लास बैठाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के वकील इनसे दोबारा बात करने जाएंगे। 2 बार बात कर लिया, कोई नतीजा नहीं निकला, खाली करने को तैयार नहीं हो रहे हैं ये लोग। और फिर ये जो वारिस पठान जैसे लोग, ओवैसी ब्रदर जैसे लोग और हवा दे रहे हैं, क्या कहिएगा उन लोगों? पहली बात, उसको हवा में आना चाहिए या फिर अपनी दिमाग की बत्ती को खोलना चाहिए? शाहीन बाग नहीं, उसको कहिए तौहीन बाग। वो तौहीन बाग है, शाहीन बाग नहीं है। और अगली बात, उनको जो वो लोग वहाँ बैठे हैं, और वारिस पठान ने कहा अभी तो शेरनिया मैदान में है, जब शेर आएंगे तब क्या होगा। हाँ। तो आप वारिस पठान जी बताइए, क्या आपकी बीवी उसमें है? बिल्कुल। आपके बच्चे शाहीन बाग में बैठे हैं? ओवैसी की पत्नी, ओवैसी की पत्नी वहाँ पे बैठी है? नहीं बैठी होगी। ओवैसी बंधुओं में से, फैमिली में से कोई बंदा वहाँ पे बैठा है? नहीं बैठा होगा। ये कुछ मुस्लिम महिलाओं को बहलाया फुसलाया, तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा, तुमको हटा दिया जाएगा। आप एक एक बंदे से वहाँ पे जाके बात कर लो, एक एक बंदे से मैं कह रही हूँ। वो बंदे आपको ये नहीं बता पाएंगे वो किस लिए बैठे हैं। सारे बंदे ये भी नहीं बता सकते कि वो किस लिए बैठे हैं। बस बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठे हैं। आप एक रोड जाम करके बैठ गए, और मैं वहाँ रहने वाले लोगों से अनुरोध करूंगी, सड़कों पे आओ, विरोध करो उनका। सड़कों पे आके उनको कहो कि तुम कैसे आगे बैठ जा रहे हो, हमारे घर के सामने बैठे हो, हम कैसे स्वीकार करेंगे? क्यों बैठे हो तुम? रोड जाम करके हम अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेंगे? हम टिफिन तैयार करते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, एक अर्थी उन्होंने निकलने दी, तो ये कह रहे बहुत एहसान। मैंने देखा उनकी दरिया दिली क्या भाई साहब, उनके बाप की रोड है, हमारे टैक्स के पैसे से बनी रोड है। हम जहाँ चाहेंगे पूरे देश में घूमेंगे, लोकतंत्र है। शाहीन बाग क्या पाकिस्तान में हो गया? या हम नहीं जा सकते? या अफगानिस्तान में? बिल्कुल, आपने तो एक अलग राज्य बना दिया। जैसे यासीन मलिक से बात करने जाते थे ना, अलगाववादियों से भारत सरकार बातचीत, उन्होंने टाल दिया, उन्होंने बातचीत नहीं की, वही शाहीन बाग में हो गया। और मैं कह रही हूँ शाहीन बाग वालों, यासीन मलिक की हालत देख लो, और तुम्हारी होने में देर नहीं लगेगी। सभ्यता से रहो, और तुमको कोई मांग नहीं है तुम्हारी। और जो बैठे हैं, आप एक महिला से मुझे बस ये बतवा दो, कोई भी बंदा सामने आए और मुझे ये बताए कि सीए से भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनी जा रही है क्या? मूर्खों, नागरिकता छीनी नहीं जा रही, नागरिकता देने के लिए, समझो। ठीक है, ये थी असली शेरनी। वारिस पठान ने कहा कि शाहीन बाग की महिलाएं जो वो शेरनी हैं, नहीं, ये हैं जो असली शेरनी है, जो कि अपनी बात को, अपनी हर आवाज़ को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखती हैं। धन्यवाद।